हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई वेलकम और वेलकम बैक यू टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज इस वीडियो में क्या रहने वाला है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो आपका 3 नंबर से लेकर 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आ सकता है। इस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। क्या नाम है बच्चा? गॉस थ्योरम। तो यार आज हम लोग, लेकिन लास्ट क्लास में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर सेशन लिया था। आज इस सेशन में हम लोग गॉस थ्योरम कर रहे होंगे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो यार शुरुआत करेंगे गॉस थ्योरम की। सबसे पहले एक लास्ट क्लास का एक मिनट का क्विक रिकैप। हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था। हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था और फ्लक्स में मैंने आपको क्या कहा था कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मली, मतलब एक सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या यूं कहिए एक सरफेस के एरिया वेक्टर के अलोंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको फ्लक्स कहते हैं। और लास्ट में जो मेरा फ्लक्स आया था वो आया था ई डॉट ds या फिर eds cos थीटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। भैया ये कब पढ़ा था? ये लास्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास देखा नहीं है तो जाइए भाई, एक बार लास्ट क्लास भी देख के जरूर आइएगा, वहां से आइडिया मिलेगा अच्छा खासा। चलिए यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को यहां पर कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा बच्चा पार्टी, अभी यार आप लोगों का क्या हो रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा न्यूज है। अगर आप मेरा पेड बैच लेना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरा पेड बैच नहीं लिया है, नीचे सब्सक्रिप्शन का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1 मई से हाइक होने वाली है, ठीक है ना। 17,000 रुपीज का ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 1 मई से, जो कि आज अगर आप यहां पर वीके आर्मी कोड यूज करते हैं आपको 33% की सेविंग मिलेगी, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 11,250 रुपए। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हैं जहां पर आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, पेरेंट कनेक्ट मिलता है, उसके लिए यार आप लोग ये जो आज का प्राइस है वो 23,523 मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट, और आपको ये 33,500 का मिलेगा 1 मई के बाद। तो आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है। सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा रखे हैं, आप जाओ और मेरे साथ पेड बैचेस में भी जुड़ो। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। चलिए यार शुरुआत करेंगे हम इस सेशन की। आइए बच्चा पार्टी, बढ़ते हैं अपने इस सेशन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यार आप लोगों को क्या चाहता हूं, आज गॉस थ्योरम कराना चाहता हूं। ये करीब 1 से सवा घंटे के आसपास का हमारा सेशन रहने वाला है, ठीक है ना, जिसमें हम गॉस थ्योरम करेंगे, इसके एप्लीकेशंस कर रहे होंगे, एक आध सवाल कर रहे होंगे। 3:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, 4:30 बजे के आसपास हम इस सेशन को ओवर कर दे रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी, आई होप सो यू गाइज आर रेडी फॉर दिस। तो यार उठा लीजिए अपना पेन और कॉपी और शुरुआत करते हैं गॉस थ्योरम की। पहले समझ लिया करो, फिर लिखेंगे एक साथ। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो यार गॉस थ्योरम क्या होता है, इसके लिए गॉस ने क्या बोला कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी मतलब एनी इरेगुलर एनी आपका क्लोज सरफेस, ठीक है ना, आपका कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। तो कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा उसके लिए इसने रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया, बात को समझो। इसने कहा सर फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, इसने कहा सर फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, the surface integral of E dot ds, the surface integral, इसको क्या बोलते हैं, surface integral of E dot ds is equals to 1 by epsilon naught times total charge present, total charge enclosing the surface, total charge enclosing the surface। इसका क्या मतलब है भाई, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? असल में ये हमसे कह रहा है कि सर अगर कोई भी एक सरफेस है उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा, जिसको आप जनरली ई डॉट ds बोल रहे हैं, सरफेस क्लोज्ड है तो इसलिए मैंने एक ऐसा गोला लगा दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सर दिस इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही?
आपने क्या बोला कि सर ई डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोजिंग दी सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये था गॉस थ्योरम की कहानी। यार आप ध्यान से देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। अगर उसने हमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि सर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ भाई। यार एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अक्रॉस दैट सरफेस, यानी वो तो फ्लक्स हो गया एक हिसाब से। तो विच इज व्हाट भाई, फ्लक्स क्या होगा 1/ε0। अरे हाया ना बोलो यार, अब चार्ज 1 कूलम्ब है, क्यू होता तो q/ε0। नहीं समझे, क्यू चार्ज है तो q/ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, 1 है तो 1/ε0। तो जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है। और गॉस ने कहा सर कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर मैंने कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसके अक्रॉस जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी ई डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रल, वो q/ε0 होगा। आपके सामने है। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। आइए एक बार हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक होता है, एक चीज है, एक डेफिनेशन है जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, इसको आई गेस आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चा। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे होंगे बच्चा पाड़ी, गॉसियन सरफेस। क्या बच्चा? गॉसियन सरफेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये गॉसियन सरफेस क्या है बच्चे? व्हाट इज दिस गॉसियन सरफेस? इसने कहा यार एक चार्ज क्यू है, तो इसके अक्रॉस मैं एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी सरफेस बना रहा हूं, वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। अब बात समझिएगा, इसके चारों तरफ मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया इससे इक्वल दूरी पर, क्योंकि अगर r दूरी पर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। सो गॉसियन सरफेस इज बेसिकली एन इमेजिनरी सरफेस, जहां पर आप लिख लो सीधा सीधा वेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ठीक है ना? या यू कहो एन इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज क्यू, एनक्लोजिंग द चार्ज क्यू। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया भाई, मैंने एक ऐसा सरफेस बनाया जिस पे एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो सिमेट्री बनाई ना मैंने भाई, मैंने सिमेट्री बनाया, तो उस हिसाब से मेरा सब चीज आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ निकाल के दूं, अगर कोई आपसे गॉस थ्योरम का प्रूफ पूछे कि सर व्हाट इज द प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम, तो आप क्या करोगे? सर व्हाट इज द प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम, तब आप क्या कर रहे होंगे? एक सेकंड होल्ड करना यार, ये घड़ी हमारी चार्जिंग में लगाई थी हमने, बट वो गिर गई। चलो लगा ही लेते हैं हम अपने हाथ पे, देख लेते हैं भाई कितना परसेंट चार्ज हो गया, 23%। चलो आज के लिए काम चल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, तो एक काम करते हैं, इसको जरा छोटा सा कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना? इसको जरा बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। और आजकल ना बोर्ड भी जरा हमारे साथ खिलवाड़ ही कर रहा है। हाँ, तो ये अपना यहां पे आ गया भाई गॉसियन सरफेस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? सो व्हाट इज दिस नाउ, व्हाट इज दिस? अब मैं क्या पढ़ रहा हूं यहां पर? अब मैं पढ़ूंगा प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम, प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ। बात समझने की कोशिश करना बच्चे। चार्ज क्यू रखा हुआ है, आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है ना? इस पी पॉइंट पर आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 q/r²। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये तो पता ही है हमें, है ना? बट मुझे तो गॉस थ्योरम चाहिए, जिसने मुझे क्या बोला, E डॉट ds फॉर एनी क्लोज सरफेस इज q/ε0। आइए, सो आप इंटीग्रेशन मारिए E डॉट ds का। सही है, आपने क्या मारा? इंटीग्रेशन मारा E डॉट ds का। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया E तो बाहर आ जाएगा। सही है सर? यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, यहां पे क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी भाई, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। और ये रहा मेरा सरफेस ds, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर आपको
तो अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिख सकते हो? आप एक स्टेप खाओ मत, क्योंकि बोर्ड्स में यार स्टेप मार्किंग होती है, तो आप इसको EDS cos 0 लिख सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। हाँ सर, cos 0 कट जाएगा, आप E बाहर निकालिए, DS का इंटीग्रेशन करिए, वो भी कहां से कहां तक? ये एक स्फेरिकल सिमेट्री है भाई, ठीक है ना, तो स्फेयर है तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। तो आपने कहा सर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है यार। E क्या है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, भैया ये कट जाएगा तो ये क्या बचा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds क्या हुआ? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही तो आपका गॉस थ्योरम भी बोल रहा था, गॉस थ्योरम क्या बोल रहा था? फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज Q, the surface integral of E dot ds is equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosing the surface। और मेरे हिसाब से ये आपको समझ में भी आ गया भाई, प्रूफ आपका गॉस थ्योरम, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया। मेरे को नहीं फील होता कि इसमें आपको कोई दिक्कत। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आइए यार गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं, इसके सारे एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है ना। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बोल रहा हूं फिर से, तो आप सभी बच्चों को यार इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बहुत वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो यार एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम बच्चा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। अगर आप गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस मांग रहे हो मुझसे, तो मैं क्या बताऊंगा आपको यहां पर? सबसे पहला एप्लीकेशन बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर लिख लो आप। देखो मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे। सबसे पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किस प्रकार से? आपने यहां पर एक इनफाइनाइट वायर ले लिया भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है ना, ऐसा करके, बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं ना यार यहां पर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, लेकिन सिलेंड्रिकल। जैसे आप देखोगे इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, इधर से भी ऐसे करके, है ना। तो मैंने यार एक गॉसियन सरफेस बनाया, यहां से बना लो ऐसे, ठीक है ना, और यहां से ऐसे बना लो इक्वल दूरी पर, और यहां से ऐसे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया मैंने। यहां पर मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है बच्चा? वो सिलिंड्रिकल है। मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। आप बिल्कुल ध्यान से देखना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E है आपका, सही है यार। अब अगर आप इधर देखोगे, मुझे तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैंने इधर एक सरफेस मेरा ये है कर्व्ड सरफेस, और दो ये फ्लैट सरफेस मान लूंगा, 3 सरफेस हो जाएंगे। इस वाले सरफेस का सरफेस एरिया DS1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले का आपका भाई सरफेस क्या है, एरिया वेक्टर क्या, आउटवर्ड, जैसे अगर ये एक सर्कल है तो बाहर की तरफ को, तो इस वाले का DS2, और इस वाले कर्व्ड वाले पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा वो DS3 मान लेता हूं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो कि यहां पर कितना डिग्री एंगल बनाएगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 90 डिग्री, है ना। अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, बाहर की तरफ को, बिल्कुल सही। यहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को है, तो एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? हाँ सर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उसने क्या बोला? E डॉट ds फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन। बट इधर तो 3 सरफेस है, 1 2 3, तो इसलिए आप ऐसा लिख दोगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, ठीक है ना,
प्लस ई डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3 इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ds1 और e के बीच में 90 डिग्री, ds2 और e के बीच में 90 डिग्री। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है बच्चे, तो यहां पर आप लिख देंगे e ds1 cos 90, एक भी स्टेप नहीं खाएंगे भाई, प्लस e ds2 cos 90। सही है, सही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, प्लस इस वाले के लिए ई ds3। अब यार इसका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहां पर आपका हो जाएगा cos 0 बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है सर? cos 90 वाला 0 हो गया, cos 90 वाला 0 हो गया, बचा क्या? e बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds3 बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां लेके चलता हूं इसको भाई, e तो निकालना ही है, सरफेस का इंटीग्रेशन। भाई ये एक कर्व्ड सरफेस है, अगर इसका l लेंथ है और r ये डिस्टेंस है, तो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिखोगे? 2 पाई RL विच इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। सर q बाय l क्या होता है? लैम्डा होता है कि नहीं होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आया ना? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात समझ में आ गई? और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर आपको यहां पर कर्व बनाना हो E और R का, तो आप कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट वायर। इसमें आपने एक वायर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को है, ठीक है ना? इस सरफेस में 90 डिग्री, इस सरफेस में 90 डिग्री, इस सरफेस में 0 डिग्री। सभी सरफेसेस का लिया मैंने, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आपका आंसर आ गया। क्या मेरी ये बात यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आती है? क्या यहां तक आप सभी बच्चे मेरी इस बात को समझ पाते हैं बेटा? है ना? यस और नॉट बच्चा पार्टी? है ना बच्चों? आई होप सो। बहुत सही बात है यार, बहुत सिंपल सी बात है ये। चलिए आगे चलेंगे भाई, चलिए आगे चलेंगे भाई। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चे, सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन due to a uniformly charged plane infinite sheet, या infinite plane sheet बोल दो, due to a uniformly charged infinite plane sheet बोल दो। एक शीट ले लो आप, नॉर्मली कोई भी एक शीट ले लो आप, ठीक है ना? और उसकी वजह से ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की बात बोल रहा है। कोई भी शीट ले लो आप, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लेते हैं हमने एक शीट ले लिया, राइट? हमने यहां पर एक शीट ले ली, ठीक है ना? यूनिफॉर्मली चार्ज है भाई, जैसे होता है ना दरवाजे वाला सीन, ठीक है ना? जैसे मान लो एक पेंटर है, मम्मी को दरवाजा पेंट कराना है, तो उसने मतलब मम्मी ने पेंटर से बात करी और पेंटर ने कहा कि मैडम जी मैं आपसे 2000 रुपीज लूंगा दरवाजा पेंट करने। अब तुम लोग तो यार बड़े समझदार हो, है ना? तुमने क्या बोला? अरे क्या मम्मी आप भी, मैं ढूंढ के लाता। हमने पेंटर से बात करी और पेंटर ने कहा
कि 2000 रुपीज नहीं, तुम 1500 रुपए दे दो, मैं पेंट कर दूंगा। और हम घर आए, मम्मी को सारी बात बनाई। मम्मी ने बोला यार मुझसे ज्यादा बढ़िया बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता, फिर ये 1500 में कैसे ढूंढ के लाया। खैर कोई नहीं भाई, लेके आ गया, पेंट करवाया। पेंट करवाने के बाद पेंटर बोलता भैया लाओ 3000 रुपए दे दो। भैया आपने तो 1500 बता रहे, बेवकूफ, मैंने 1500 एक साइड के बोले थे, 3000 दोनों साइड हो गए नहीं हो गए भाई साहब। मतलब एक तो तुमने मम्मी का काम बढ़ा दिया, ऊपर से तुमने मम्मी के 1000 रुपए खर्च करवा दिए ज्यादा भाई साहब, समझ जाओ। तो यहां पर भी ऐसा ही है, जैसे एक आपका अगर एक शीट है तो एक लेफ्ट तो एक राइट, ऐसे करके चाहे ऐसे रख दो सामने पीछे, है ना। तो ये एक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि 3D नहीं दिखा सकता ना, एक सिंगल शीट है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां पर भी लिया मैंने, ठीक है ना, इक्वल आर इक्वल दूरी पर, इक्वल दूरी पर लिया मैंने ये आर और ये आर। बात समझ में आ रही। इधर चार्ज कितना है, इस वाले सरफेस में चार्ज कितना है, कुछ ए एरिया होगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, है ना भाई। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर अगर आपको इसको अच्छे से लिखना होगा तो आप ऐसा लिख दोगे, सिग्मा ए, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आप देखो दो ही चीजें, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, है ना। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, क्योंकि दोनों साइड है ना भाई। तो सीधा सीधा लिख डालो यार, आपको पता है फ्लक्स बराबर E डॉट ds फॉर अ क्लोज्ड इंटीग्रल विच इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है यार, इधर आपका E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो ds है, कितने सरफेस है, एक और दो, तो दो की जगह मैं सीधा 2a लगा दूं, क्योंकि इधर भी 0 डिग्री EA और इधर भी EA, दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से आपको पता चलेगा E बराबर q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। भाई q बाय ए क्या हो गया, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो E क्या हो जाएगा आपका, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना यदि राइट साइड में तो आर कैप, लेफ्ट साइड में तो माइनस आर कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। आज के बाद अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो आप सीधा सीधा क्या कह देंगे भैया, आप कह देंगे भैया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप सीधा सीधा क्या कह दोगे बच्चे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट भी नहीं है आपको, और आपको समझ में भी आ गया अच्छे से, है ना बच्चों। बात तो बिल्कुल सही है सर आपकी, आपने बात तो बिल्कुल पते की करी है। चलो चलो, ये वाली बात तो हो गई हमारी। अब एक काम करते हैं, इसको आगे करते हैं यार। इसके ऊपर ये तो एक ही शीट है, एक काम करते हैं, दो पैरेलल शीट रख लेते हैं और उसकी वजह से जगह जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो कॉन्सेप्ट आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट ले लो भाई, वहां पर साइड में लिख लेना आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है ना, और वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, क्या मेरी बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये कुछ इस प्रकार से एक शीट है, ठीक है ना, और एक और शीट है मेरे पास भाई, ये भी ठीक बात है यार। फिलहाल मैं दोनों को पॉजिटिवली चार्ज बोल रहा हूं, माने इस पे सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे सिग्मा 2। इसकी वजह से मुझे फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को प्लस आर कैप बोल रहा हूं, तो इस इधर को माइनस आर कैप बोल रहा हूं। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है ना बच्चा। आई होप सो यू गाइस आर गेटिंग दिस पार्ट। मेरे हिसाब से तो ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है। अभी तक देखो आपने मेरे साथ अभी तक टोटल क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा फ्लक्स, तो देखो आपने पिछली बारी में पढ़ा था, फिर गॉस थ्योरम पढ़ा कि भाई कोई भी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है तो उसके अक्रॉस जो ई डॉट ds है फॉर अ क्लोज सरफेस दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने गॉसियन सरफेस पढ़ा, उसके थ्रू मैंने प्रूफ करा दिया आपको,
पहले एप्लीकेशन में इनफाइनाइट चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है, जिसके 3 सरफेसेस बना दिए, 2 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसके अक्रॉस फ्लक्स 0 हो गया। एक वाले की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट में, दैट लैम्डा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर अपना लेक्चर है हमारा। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, भाई उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर कहां पर? डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है भाई, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। है या ना? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये वही सेम जो अभी एक सिंगल शीट था, अब 2 शीट्स है। फिलहाल सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। अभी इसी में मैं आपको इसके अलग अलग केसेस दे दूंगा। सिग्मा 1 को सिग्मा दे दूंगा, सिग्मा 2 को प्लस सिग्मा दे दूंगा, सिग्मा 1 को सिग्मा, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा दे दूंगा। मतलब अलग अलग केसेस हम इसमें कर लेंगे। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो यार मैं क्या करूंगा, पहले इस फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इस वाले शीट की वजह से अगर यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होता भाई। जी सर। और इस शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड ही होता। पहले तो आप पोजीशंस फाइंड आउट कर लो। इसकी वजह से, इस पहले वाले की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को, ये पॉजिटिव है, ये भी भाई अवे। इस पॉइंट पर ये इसको इधर को फेंकेगा और ये इसको इधर को फेंकेगा। है ना बच्चा? मेरे हिसाब से तो क्लियर है। अब यार अलग अलग रीजन है तो अलग अलग रीजन की बात कर लेते हैं। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, इन सब की बात कर लेते हैं आप। है ना बच्चे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। पहले तो हम लोग रीजन 1 की बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग रीजन 1 की बात कर लेते हैं। यदि आप रीजन 1 की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? वो क्या होगा भाई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल शीट की वजह से तो उतना ही होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यार लेफ्ट साइड है तो माइनस आर कैप, लेकिन यार लेफ्ट साइड है तो माइनस आर कैप। इस वाले की वजह से भी इतना ही होगा आपका सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी माइनस आर कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो भाई। ई इन दी फर्स्ट रीजन इज व्हाट? अपना माइनस कॉमन ले लो, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। या यू कर दो, इस माइनस को सीधा आर कैप के साथ लगा लेना। है ना बच्चे? और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की पड़ी है तो वो इतना ही रहेगा, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यानी कि भाई रीजन 1 में यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था तो कितना होगा, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। आई होप सो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ जी बच्चा, ये रीजन 1 वाला हो गया, आपको इजीली दिख रहा है। इसकी जरा थिकनेस भी कम कर दे, ठीक है ना? इसकी जरा थिकनेस भी कम कर दे। ओके, लाइन थिकनेस थोड़ा सा कम कर दे ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। क्या ये क्लियर है भैया आप लोगों को? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को। बहुत सही बात है। अब चलते हैं भाई रीजन 2 की तरफ। रीजन 3 कर लेते हैं पहले, ठीक है? अब रीजन 3 की बात कर लेते हैं भाई। इसमें पहले शीट की वजह से सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पर राइट साइड है तो आर कैप। दूसरी की वजह से सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड है तो आर कैप। और अल्टीमेटली ई इन दी थर्ड रीजन मैंने ऐड कर दिया तो आप कह देंगे E1 प्लस E2। मैंने कहा ठीक बात है यार। ऐड करोगे तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है ना बच्चे? और लास्ट में आपने क्या बोला? 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। यदि मैग्नीट्यूड लोगे तो आर कैप हट जाएगा, यदि मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर कैप हट जाएगा। तो ये एक हिसाब से आपका रीजन 3 वाली कहानी है।
ये एक हिसाब से आपकी रीजन 3 वाली कहानी है। वो रीजन 1 पे, ये रीजन 3 पे। 2 वाले पे देखेंगे तो क्या होगा, इस वाले की वजह से राइट साइड, इस वाले की वजह से लेफ्ट साइड। तो आप ले लो भाई रीजन 2। आप रीजन 2 की बात भी देख लो। थोड़ा सा इसको मैं लाइट कर देता हूं। रीजन 2 में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो क्या करोगे आप भाई, E1 जो है वो हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और E2 जो है हो जाएगा माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और अगर यहां पर आपको ई नेट चाहिए तो आप क्या कर लोगे भाई, अगर मुझे यहां पर E इन दी सेकेंड, सॉरी ये तो आपका E2 है, ठीक है ना, E2, दिस इज E2। अब अगर E एट सेकेंड रीजन चाहिए तो क्या होगा, सेम E1 प्लस E2, विच इज बेसिकली भैया 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इधर आप आर कैप ले लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपने क्या बोला भाई, इस रीजन में दोनों की वजह से लेफ्ट साइड माइनस लग गया, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वही सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन में दोनों प्लस, तो भाई मैग्नीट्यूड ले लो चाहे नॉर्मल ले लो, प्लस आर कैप आ रहा है। इस रीजन में एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिर्फ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, आर कैप हट जाएगा बस, मैग्नीट्यूड के लिए आर कैप हट जाएगा बस, है ना बच्चे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है आप लोगों को? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो यार अब मैं ना इसके अलग अलग केसेस कर लेता हूं। पहले आप मेरे को मैग्नीट्यूड दे दो फर्स्ट रीजन में। देखिए रीजन 1 की बात कर लेते हैं, पहले हम लोग रीजन 1 की बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है वो मुझसे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। फिर रीजन 2 की बात कर लेते हैं भैया, उसमें क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और फिर मैं रीजन 3 की बात कर लेता हूं, जिसमें वो कह रहा है कि E इन द थर्ड रीजन इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। राइट बच्चा पार्टी? क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब वो मुझसे केस 1 बोल रहा है, कह रहा सर सिग्मा 1 को सिग्मा बोलता हूं, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा बोलता हूं। कह रहा सर सिग्मा 1 को सिग्मा बोलता हूं, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा बोलता हूं। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है यार, बोल दो, आपकी मर्जी, आप जो भी बोलोगे। तो मेरा E इन द फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा यानी 0। E इन द सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा यानी 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे जाके इसका बहुत काम पड़ता है कैपेसिटर की प्लेट्स में। और थर्ड रीजन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो वही 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा विच इज 0। बात ही खत्म हो गई। अगले में सेम कर दो भाई, एक में अपोजिट कर दिया, अगले में सेम कर दो, है ना। केस 2 में आप क्या कर दो, सेम कर दो। तो यहां पर आप केस 2 ले लो और उसमें सेम कर दो, सिग्मा 1 को भी सिग्मा ले लो और सिग्मा 2 को भी सिग्मा ले लो। तो E इन द फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा विच इज 2 sigma by 2 epsilon naught, which is basically sigma by epsilon naught, which is basically sigma by epsilon naught. E in the second region will be 1/2 epsilon naught sigma minus sigma, which is 0. और third region में it is also 1/2 epsilon naught sigma plus sigma, which is 2 sigma by 2 epsilon naught, which is basically sigma by epsilon naught, which is basically sigma by epsilon naught.
और इसी के साथ अपना ये वाला एप्लीकेशन डन हो गया भाई। तुमने पहला पेज नोट डाउन नहीं किया होगा तो तुम पहला पेज नोट डाउन कर लो, और तुमने सेकंड पेज नोट डाउन नहीं किया होगा तो तुम सेकंड पेज नोट डाउन करो। देखो, जब हमारा ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड आता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको पूरा टाइम मिले, और रिकॉर्डेड में आपके पास एक ये बेनिफिट जरूर रहता है कि फॉर एन एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपने क्या किया, आपने उसको यार मतलब पॉज किया, पॉज करने के बाद अब आप इसको अच्छे तरीके से कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आपने क्या किया, आपने इसको पॉज किया, और पॉज करने के बाद अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर रहे हो। तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना बच्चा पार्टी? आई होप सो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। और यार देखो, एक और चीज है, अगर मान लो थोड़ा सा कभी इशू भी हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है भावुकता में, मान लो मेरी कभी स्पीड तेज हो गई, थोड़ा सा दोबारा से एक बार देख लो, है ना। बाकी यार कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। यदि आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर है और आप यहां तक आए हो तो इसका मतलब वाकई में आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो मुझे। देखो, जो भी वीडियो होती है और आप रेगुलर स्टूडेंट है अगर मेरे, तो कमेंट करके बता दिया करो सर हम आपको रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। इससे थोड़ा अच्छा फील होता है। आपको कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक है आपका मेरे लिए, क्या चीजों में इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर आप लोग बताएंगे तभी तो हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे आगे खुद में। राइट बच्चा पार्टी? तो ये चीज है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यार, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक का तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भैया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम इसका, ये तो सेकेंड एप्लीकेशन हो गया भाई, इसके केस थे। अब हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। कायदे से ये फर्स्ट एप्लीकेशन होना चाहिए था जो मैं अभी करा रहा हूं, बट चलो ठीक है यार, फर्स्ट सेकेंड नंबर थर्ड नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि क्या हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब जो है ना, इसमें दो हुआ करते थे पहले, बट अब एक ही है, एक रिड्यूस्ड है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ले लो आप, ठीक है ना। स्फेरिकल शेल का मतलब ही यही हो जाता है कि वो होलो की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है? होलोस्फेयर की बात कर रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका एक टेनिस बॉल होता है ना बच्चा, फॉर एन एग्जाम्पल एक टेनिस बॉल होता है ना, अगर आप उसको देखोगे तो वो अंदर से खोखला होता है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब ये होलोस्फेयर है क्या भाई? जैसे एक टेनिस बॉल की वजह से जब आप देखते हो तो आप अलग अलग जगहों पर, मतलब उसमें देखोगे अंदर से वो खोखला होता है, ऐसे हाथ से पिचका दोगे तो पिचक जाएगा, अंदर से खोखला होता है। सरफेस पे जो है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहां पर अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आइए जरा एक बार देखते हैं। जैसे रिंग शेप का हो जाएगा, ये रिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सबसे पहले यार, पहले तो आपको एक ये स्फेयर बना देता हूं और आपको बता देता हूं कौन कौन सी जगह पे मांग रहा है ये। जैसे ये मान लेते हैं रिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। रिंग पूरा आप बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो, ठीक है ना, मर्जी आपकी है, राइट। हाँ, अब अगर आप इससे देखोगे तो यार दो चीजें हैं। वो कहां कहां पूछ सकता है? पहले तो ये देखो कि इसका रेडियस आर है भैया। एक वो पॉइंट पूछेगा आउटसाइड, यहां पर, जहां पर वो पूछेगा वहीं पर उसको पकड़ के गॉसियन सरफेस बना दोगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वो सरफेस पे पूछ रहा है भाई, पॉइंट P2, ये P1 है, ये P2 है। और तीसरा पॉइंट वो कहीं पर भी अंदर पूछ रहा है, तो अंदर पूछने के बाद भी आपने गॉसियन सरफेस बना लिया, ये आपका P3 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे? व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस, when point P lies outside the surface, मेरी बात समझो, ये है सरफेस, ये बड़ा रेडियस है, स्मॉल r मान रहा हूं, और मैं इसको बोल रहा हूं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। मैं बोल रहा हूं स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, या लिख लेना भाई, when small r is greater than r। ये स्मॉल r is greater than r का मतलब क्या? मान लो जो कैपिटल R है वो 10 है, तो मेरा पॉइंट 15 सेंटीमीटर पर है। ये वाली बात पूछ रहा है वो हमसे,
है ना बच्चों, वो हमसे ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में भी आ रही है और आप बिल्कुल अच्छे से कर भी पा रहे हैं इस बात को। आप ध्यान से देखो यार, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सरफेस, मैंने कर लिया आपके लिए, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सरफेस, बिल्कुल ठीक बात है यार, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा भाई, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर ये एक छोटा सा सरफेस है तो ये भी बाहर की तरफ को एरिया वेक्टर, और दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल। तो आप लिख सकते हो ना यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बच्चा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds फॉर सरफेस इंटीग्रल इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है भैया? हाँ सर। तो यहां पर क्या है भाई, E ds के साथ तो 0 डिग्री एंगल है, बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी सही है, cos 0 तो 1 हो गया, ये भी सही है। E बाहर निकाल लो, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाया है तो E तो यूनिफॉर्म होगा, और वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट इसके लिमिट्स कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर तक। तो E और ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लग गया, बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सही है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर पे चार्ज प्रेजेंट है और कुछ आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आपने निकाल दिया। E इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड दी सरफेस, इस सरफेस के बाहर अगर पॉइंट P लाई कर रहा है तो उस केस में भैया, उस केस में क्या होगा, ये आप भली भांति जान गए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, विच इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। अब एक काम करते हैं, अच्छा यहां पर आप लिख भी सकते हो दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा, ये नोट कर लिया आपने? आई होप सो नोट कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। अब वो कह रहा है सर when point P lies at the surface, अब यदि पॉइंट P सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, आप ध्यान से देखिए भैया, इस केस में भी आप यही करोगे। सरफेस का मतलब आपका रेडियस r है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ को, सरफेस भी बाहर की तरफ को। तो आप यही कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds फॉर अ क्लोज सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds फॉर अ क्लोज सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और आई कैन से E ds cos 0 फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक तो आपका क्लियर है ना भैया? तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप E बाहर ले लेंगे, ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। भैया ds है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ये तो, क्योंकि रेडियस कैपिटल R है, तो E क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। जहां पर वहां पर स्मॉल r था आउटसाइड, यहां पर एट सरफेस है तो कैपिटल R, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये दूसरा पॉइंट था, और बस एक और पॉइंट यहां पर आएगा और वो आ जाएगा इनसाइड। इसमें तो आप लोगों को, मेरे को लगता है किसी बच्चे को एज सच कोई दिक्कत है नहीं, है ना? इसमें मेरे को लगता है कि किसी भी बच्चे को एज सच कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ बच्चों, ठीक है ना? इसको जरा ऊपर लेके जाते हैं। ओके 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 ओके, थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं, हाँ, ताकि आपको दिखना तो चाहिए ना। सही है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब अगर मैं बताऊंगा आपको तो तीसरा पॉइंट आएगा, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस। अभी जब पॉइंट सरफेस के अंदर लाई करेगा, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सरफेस, ठीक है ना? अब इनसाइड द सरफेस के लिए आप क्या करोगे?
ये आपने सरफेस का लिया था, ये आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ को, डीएस भी वही अपना 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये पूरा आर था। तो इस केस में भी वही करोगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम करूंगा। तो इस केस में भी वही, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds फॉर अ क्लोज सरफेस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट क्या है ना, अंदर से तो खोखला है भाई, सरफेस के लिए चार्ज था और आपका सरफेस के बाहर के लिए चार्ज था, लेकिन अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो E ds cos 0 फॉर अ क्लोज सरफेस इज 0 भाई, क्योंकि Q 0 है, बिकॉज Q इनसाइड इज 0, अंदर चार्ज ही नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि भैया E इनसाइड जो है वो 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई भैया? E इनसाइड जो है वो 0 है मेरा। तो आपने कहा सर आउटसाइड द सरफेस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, एट द सरफेस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, इनसाइड द सरफेस इट इज 0, इनसाइड द सरफेस इट इज 0। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सही है भाई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर, हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब इसका ग्राफ बना देता हूं मैं आपके लिए। E वर्सेस R का ग्राफ मांग रहा है मेरे से, ये मुझसे E वर्सेस R का ग्राफ मांग रहा है। मैंने कहा ठीक बात है यार, बना के दे दो आप इनको ग्राफ। तो पहले तो वो कहेगा R इज लेस देन R, तब तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब R आपका R के बराबर है तो E उस समय पे मैक्सिमम है, विच इज KQ बाय R स्क्वायर, है ना। और जब R ग्रेटर देन R हो गया तो उस केस में भैया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये आपको भी पता है, R इनफाइनाइट बन जाएगा तो E हमारा 0 होता जाएगा, है ना। तो ये एक छोटा सा आपका ग्राफ था E वर्सेस R का, यहां तक ये पूछता है। और यार इसी के साथ टचवुड हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, लेकिन ये लेक्चर खत्म नहीं है अभी, इसमें इसके क्वेश्चंस भी करने जरूरी है। 2-3 ऐसे सवाल जो आपसे यार पूछता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं अभी आपको कराऊंगा। बट आपको ये जो चीज है, ये जो 3 एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ाए जो भी है, देखो शुरुआत में आपका ये इनफाइनाइट वायर वाला, फिर आपका शीट वाला, और फिर दोनों पैरेलल प्लेट्स वाले, ठीक है ना, और उसके बाद यहां पर आपका स्फेरिकल शेल वाला। ये तीनों एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है यार। मैं आपको पढ़ाता हूं जब, तो मैं ये सोच के ये चलता हूं दिमाग में, क्योंकि देखो मैं आपके सामने आपसे मिल तो नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर सोचता हूं कि यार अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा बच्चा घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करा होगा। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड और क्या कर सकते, देखो सारे चैप्टर, सभी लेक्चर्स भी कंप्लीट कर दिए, पूरा टॉपिक भी खत्म करा दिया, और इस चैप्टर के ऊपर 50 एमसीक्यूज भी आपको करा दिए। और ऐसा क्या है जो आपको चाहिए, आप मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं आप लोगों को जो है ना वो चीज दे रहा हूं। आई होप ये आपको समझ में आ गया, यहां तक आपका क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना, यानी कि टॉपिक नहीं, क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। अब कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने हैं यार, ठीक है ना, कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने, तो वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस है ना बच्चा। 1 मिनट होल्ड करिएगा। सो मूविंग अहेड, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसने क्या बोला है कि सर Ex बराबर अल्फा x की पावर 1/2, सही है। हाँ, Ey बराबर Ez बराबर 0, ये आपका गिवन है भाई क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी जो चीजें मैं लिख रहा हूं ये गिवन है, ठीक है ना। और कह रहे सर अल्फा जो है वो 800 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये गिवन है ऑलरेडी। अब क्या बोल रहा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहला फ्लक्स थ्रू द क्यूब, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, चार्ज विद इन क्यूब, चार्ज
विद इन क्यूब, फिगर भी दे रखा है वो बताऊंगा। और यहां पर इसने बोला है अज्यूम a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। और फिगर कैसा है मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये रहा आपका फिगर, ये रहा आपका फिगर, है ना। ये ए दूरी है, ये भी ए दूरी है, एक्स एक्स वाई और जेड। ये क्वेश्चन को यार 1 मिनट बहुत अच्छे तरीके से आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो ये क्या बोल रहा है, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। बस आपको ये देखना है कि इसको कैसे करना है। एनसीईआरटी का ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है क्वेश्चन का। कह रहा सर एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। मैंने कहा ओके। कह रहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स के अलोंग है, और वाई और जेड एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके। और इस क्यूब के अक्रॉस फ्लक्स चाहिए आपको। गॉस ने क्या बोला था, क्यू चार्ज रखा होगा तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पर ये कह रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, मानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें है, ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स की पावर 1/2। और इधर क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे ये आपका रूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को है, ठीक है ना। इमेजिन करो आप इस चीज को, एक बार दिमाग में इमेजिन करो, ये रूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को है। तो एक बात बताओ, ये राइट साइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सामने वाले फेस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, इस वाले के साथ तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ये इधर। पीछे वाले के साथ भी, हाँ सर 90 डिग्री, सामने वाले के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और पीछे वाले के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर ये x है, आपने y के साथ तो 90 डिग्री बना दिया, ऊपर और इसके बीच में देखो ये तब भी 90 डिग्री है, नीचे और इसके बीच में भी 90 डिग्री है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही ऐसे फेसेस बचे हैं जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा। वो है एक राइट साइड वाला जिसके साथ वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, और एक लेफ्ट साइड वाला जिसके साथ वो 180 डिग्री एंगल बना रहा है। नहीं समझे, नहीं समझे, समझो, दोबारा समझो। मैं कह रहा हूं ये एक क्यूब है हमारा कमरा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड को है, तो सामने वाले के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, पीछे वाले के साथ 90 डिग्री, ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री, नीचे वाले के साथ 90 डिग्री। मतलब ये जो मैं आपको यहां पर शेड कर रहा हूं, इनके अक्रॉस तो फ्लक्स एनी हाउ वैसे भी 0 हो जाएगा। फ्लक्स बचेगा किस किस के साथ, एक तो आपका राइट के साथ और एक आपका लेफ्ट के साथ, एक तो आपका राइट के साथ और एक आपका लेफ्ट के साथ, है ना, राइट और लेफ्ट। क्योंकि बाकी सब में देखो, अब यहां पर ये क्या है ना, ये आगे दिख रहा है बट पीछे को नहीं दिख रहा ना, ऐसे करके। एज EZ और EY 0 है, therefore फ्लक्स अक्रॉस y एक्सिस एंड फ्लक्स अक्रॉस z वाले फेसेस जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। इसका मतलब पार्टिसिपेशन किस किस का हो रहा होगा, 2 फेज बना लो बस,
एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, मतलब पार्टिसिपेशन किस किस का हो रहा होगा, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। ये भी सही है यार। ऐसे करके एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, ये भी सही है। ये ए दूरी पर है और इनके बीच में भी ए दूरी। इस पे देखोगे तो ये ई एक्स है भाई, ठीक है ना, और यही आपका एरिया वेक्टर है ना, सही है। और जब आप इस फेस पे आके देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। चाहे डीएस ले लो आप, मर्जी आपकी, चाहे डीएस ले लो आप, है ना। चाहे आप इस ए कैप को अगर डर रहे हो तो आप डीएस ले लो, सही है। माने इसकी तरफ 0 डिग्री, इसकी तरफ 180 डिग्री, तो दो फ्लक्स बनेंगे, एक राइट साइड को और एक लेफ्ट साइड को। आइए बनाते हैं एक बारी, आइए बनाते हैं एक बारी। पहली बात तो ये देखो, फॉर राइट फेस दूरी कितनी है भाई, x कितना है, a और a 2a, तो e राइट क्या हो गया भाई, अल्फा x की पावर 1/2 है, मतलब अल्फा 2a की पावर 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं √2 की पावर 1/2 अल्फा a की पावर 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ई एक्स है, फ्लक्स कितना होगा भाई, फ्लक्स कितना होगा भैया, फ्लक्स कितना होगा भैया, फ्लक्स अक्रॉस राइट फेस इज ई राइट इंटू ds cos 0। ई राइट कितना है, √2 अल्फा ए की पावर 1/2 इंटू सरफेस एरिया क्या होगा भाई, एक स्क्वायर शीट है तो ए स्क्वायर और cos 0 तो 1 ही हो गया, है ना। तो इसका मतलब राइट फ्लक्स क्या हो गया भाई मेरा, √2 अल्फा ए की पावर 1/2 +2 भाई, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर ऐड हो जाएंगे, 1/2 +2 5/2। बोलो हाय ना, बोलो हाय ना। राइट की तरफ जो मेरा फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, √2 अल्फा ए की पावर 5/2, सही है। अब एक बार लेफ्ट वाले के लिए देख लेते हैं। फॉर लेफ्ट फेस, फॉर लेफ्ट फेस, अब क्योंकि आप लेफ्ट फेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ई लेफ्ट क्या होगा भाई, अल्फा एक्स था, तो इसके लिए जो x है वो क्या है भाई, a दूरी पर है x, तो अल्फा a की पावर 1/2, जहां राइट के लिए भाई ओरिजिन से दूरी थी 2a, लेफ्ट वाले की दूरी a है तो अल्फा a/2, सही है भाई। तो फ्लक्स लेफ्ट क्या हो जाएगा भैया, फ्लक्स क्या होता है, E.ds, या यूं कह दो, या यूं कह दो E लेफ्ट इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू cos 180, क्योंकि भाई ये लेफ्ट साइड के लिए भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है भाई, है ना। तो ई लेफ्ट क्या हो जाएगा भाई, अल्फा ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू -1, और आई कैन से माइनस अल्फा ए की पावर 1/2 +2 5/2। ये आपका फ्लक्स लेफ्ट हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड की वजह से फ्लक्स हो गया, बोलो हाय ना।
बोलो हाय ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? राइट साइड की वजह से फ्लक्स क्या हो गया? √2 अल्फा ए की पावर 5/2। लेफ्ट साइड की वजह से फ्लक्स क्या हो गया? माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे पाड़ी। मेरे हिसाब से तो ये आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज क्लियर। पक्का? आगे बढ़ू। अब नेट फ्लक्स क्या होगा भाई? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट फ्लक्स के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दो भाई। यहां तक नोट कर लिया होगा। मैं अगले पेज पे चलता हूं। यही काम करते, थोड़ा सा हल्का सा इसको छोटा कर देते। ठीक है, अब नेट फ्लक्स की बात कर लेते हैं भाई। So for net flux through the cube, फ्लक्स बराबर राइट फ्लक्स प्लस लेफ्ट फ्लक्स, फ्लक्स बराबर राइट फ्लक्स प्लस लेफ्ट फ्लक्स। राइट क्या है भाई? √2 अल्फा ए की पावर 5/2। प्लस में है तो प्लस, माइनस तो माइनस हो गया, माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। और आई कैन से यहां पर मैं क्या करूंगा? अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में √2 -1 ले लिया। वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा की जगह 800, अल्फा की जगह 800, ए की पावर 5/2 है भाई। ए मतलब 0.1 की पावर 5/2 इंटू 1.414 -1। आंसर लगभग लगभग 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आएगा। क्लैरिफाई कर लेना अपना, मतलब अपना आंसर एक बार ही चेक कर लेना। एक बार आप अपना आंसर चेक करके और देख लेना कि भाई आपका आंसर क्या है और ये आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। इसका पहला पार्ट जो बेसिकली पूछ रहा है कैलकुलेट दी फ्लक्स थ्रू द क्यूब, मेरे हिसाब से तो आपका ये डन हो गया। जरा एक बार कह दो यस सर, समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। भैया फ्लक्स थ्रू द क्यूब वाला ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा और ये आपने कर भी लिया होगा। राइट बच्चा पार्टी? अब ये बोल रहा है चार्ज विद इन क्यूब, अब ये बोल रहा है चार्ज विद इन क्यूब। तो भाई सेकंड पार्ट के लिए, अपन बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है ना? ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। और कह रहा है चार्ज विद इन क्यूब, मतलब आप देखो फ्लक्स बराबर तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है जी सर। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स मानी 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट मानी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये आपका कूलम्ब हो गया। आंसर क्या होगा? थोड़ा सा इसको जरा छोटा भी कर दो और लेफ्ट साइड कर दो, कारण क्या है वो चुप गया शायद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अभी आपको? ये मेरा टोटल आंसर आ गया ऐसे करके। तो इसका आंसर अगर मैं चेक करके देखना चाहूं तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 8.85 विच इज 9.29 अप्रोक्सीमेटली 9.3 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 9.3 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? अप्रोक्सीमेटली 9.3 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब। और इसी के साथ मेरा ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों को करा चुका हूं और आप लोगों को समझ में भी आ गया। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन यार इस क्वेश्चन में ना बहुत चीजें, और इसी के बिहाफ पे एक एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन दे रखा है जो आप लोगों को करना चाहिए, जो आप लोग शायद से कर सकते हो। राइट बच्चा पार्टी? चलिए भाई एक और सवाल कराते हैं आपको, इसको नोट कर लो अगर इसको नोट नहीं करा आपने तो। एक और सवाल कराते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा?
a particle of mass 9 into 10 की पावर -5 ग्राम is kept over a large horizontal sheet of charge density 5 into 10 raised to the power -5 coulomb per meter square. What charge should be given? What charge should be given to the particle so that if released it does not fall? क्वेश्चन को पढ़ो, आपको क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है, एक बड़े हॉरिजॉन्टल शीट के ऊपर रखा हुआ है जिसका चार्ज डेंसिटी भी दे रखा है। कह रहा पार्टिकल को मैं कितना चार्ज दूं सो दैट अगर उसको रिलीज भी कर दिया जाए तो वो ना गिरे। हाँ जी बच्चों, क्या ये समझ गए ना आप लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से? एक शीट है भाई, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहां पर। पहली बात तो कह रहा है उसको क्या चार्ज दिया जाए। देखो ये एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है यार, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इसका नीचे को वेट लगेगा mg। उसको अगर रिलीज करोगे ये तभी नहीं गिरेगा अगर इसकी वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है ना इस mg के बराबर हो जाए। है ना बच्चे? पहला पॉइंट तो इट मस्ट गिव पॉजिटिव चार्ज। मतलब पहला तो आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो। पहला पॉइंट तो क्या है, आप इसको क्या दे दो? पॉजिटिव चार्ज दे दो। ये बात सही है। और दूसरा, फॉर नॉट फॉलिंग ऑफ दिस पार्टिकल, आपका जो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है शीट की वजह से वो mg के बराबर होना चाहिए। भाई ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। शीट ने फोर्स लगाया QE, ये नीचे गिरा mg के साथ, तो QE शुड बी mg, तभी तो ये नहीं गिरेगा। बात तो सही है सर, बात तो आपकी सही है। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, ये तो ऑलरेडी आप मेरे साथ पढ़ के आए हो ना। ये देखिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया ना इसके ऊपर क्वेश्चन भी। एक सिंगल है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डबल है मतलब पैरेलल है तो डिपेंड करता है आप कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हो, बट यहां पर तो सिंगल ही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे ये क्या पूछ रहा है भाई? चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो भाई मल्टीप्लाई मारो, चार्ज बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट mg बटा सिग्मा। वैल्यूज पुट कर दो आप इसकी। सो चार्ज बराबर 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मास कितना है भाई? 9 इंटू 10 की पावर -5। ये गलती मत करना भाई, ग्राम दे रखा है मास में। यहां पर देखो जल्दबाजी में हम ये कर लेंगे, असल में भाई 1 ग्राम में भी 10 की पावर -3 kg होता है, तो ये 9 इंटू 10 की पावर -8 kg हो गया। याद रखना इस चीज को, ये याद नहीं रहता है।
सो 10 की पावर -8 kg डिवाइडेड बाय, अच्छा और क्या है, जी भी है, तो जी की जगह मैं 10 लगा लो नॉर्मली, क्योंकि कहीं नहीं दे रखा कि 9.8 ही लेना है, और ऑन एवरेज जी को 10 ले लिया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 × 10 की पावर -5, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, है ना। एक काम करो ना भाई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सही है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 9 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर, अब देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, हाँ, -12 -8 यानी -20, यानी -20 +5 यानी +15, -15 यानी -15। अब इसको एक बार जरा कैलकुलेट मारूं मैं, जरा कर ले इसको एक बार कैलकुलेट। 4 × 9 × 8.85, 4 × 9 × 8.85 विच इज 3.1, मतलब 318 है वैसे तो, 318.6 × 10 की पावर -15 है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3.18 × 10 की पावर -13 हो जाएगा ये, है ना बच्चे, और कूलाम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेटली 3.18 × 10 की पावर -13 कूलाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है, एक लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट के ऊपर रखा है, यदि उसको रिलीज कर दिया जाए तो कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा सो दैट इट डज नॉट फॉल। पहली बात तो इसको पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा, ये मैंने लिखवा दिया आपको भैया। और कितना होगा, तो इसने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा, कितना फोर्स लगाया होगा भैया, QE फोर्स लगाया होगा, तो दिस QE मस्ट बी इक्वल टू mg, ताकि नेट फोर्स आपका 0 हो जाए, मतलब अपवर्ड फोर्स शुड बी डाउनवर्ड फोर्स, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। और ये आपके सामने QE को mg के बराबर करा और मैंने Q निकाल दी। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था और ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा था, और दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से देखो, आपको पढ़ना है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर का आपके पास और भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस वाला, एक सेशन क्वेश्चन वाला लेके आऊं। लेट्स सी, जैसा भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और यदि आपको ये सेशन अच्छा भी लगता है और आपको लगता है कि नहीं सर हमें आपको अपने साथ पेड बैच में ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो यार वीके आर्मी कोड लगाना है 30 अप्रैल से, आपको पहले पहले, यानी आपको पहले पहले रात के 12 बजे से पहले पहले लगाना है, सो दैट आपको ये ऑफर में पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल सके। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही के अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी और ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। मिलते हैं आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।